प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 का पाठ 12 लखनवी अंदाज की व्याख्या बताने जा रहे हैं, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। तो संक्षेप में हम यशपाल जी के विषय में बता देना चाहते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। फिरोजपुर छावनी में प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, क्रांतिकारियों से जुड़े और जेल गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। इन्होंने कई उपन्यास और कहानियाँ लिखी, जिसमें कुछ प्रमुख कहानियों के नाम मैं बताना चाहता हूँ। ज्ञान दान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ये प्रमुख कहानियाँ हैं इनकी। और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है इनका झूठा सच। झूठा सच जो इन्होंने उपन्यास लिखा, वह भारत के विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत किया। यह उपन्यास बड़ी ख्याति दिलाई इन्हें इनकी। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज शीर्षक से जो इन्होंने लिखा है, इसमें यशपाल जी ने लखनवी अंदाज शीर्षक रचना यह साबित करने के लिए लिखी थी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु इस रचना को एक स्वतंत्र रचना के रूप में पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी की इस रचना के द्वारा आज के समय में भी पाठ में वर्णित परजीवी संस्कृति को आसानी से देखा जा सकता है। किस तरह से लोग दिखावा पसंद करते हैं, किस तरह से रस्सी जल जाती है लेकिन ऐंठन उसका नहीं जाता है, ये भाव को समेटते हुए यह कहानी है। इनकी संपूर्ण लेखनी सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के विरोध पर आधारित है। भाषा की वास्तविकता और सजीवता इनकी रचनागत विशेषता है। तो शुरू करते हैं हम लोग इनकी लखनवी अंदाज जो शीर्षक से इन्होंने लिखा है कहानी। ये कहानी है, करें मुसफिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुसफिल इनके कहानी, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लखनवी अंदाज, इसमें उर्दू के शब्द बहुतायत मिलेंगे, जिसको आप लोगों को देखते चलना होगा। तो मुसफिल ये अरबी का शब्द है, जिसका अर्थ केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। पीछे लिखा हुआ है इसका अर्थ, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। केंद्रस्थ मतलब मुख्य शहर के आसपास का ही कोई स्टेशन स्थान है जहाँ वो जा रहे थे। कि पैसेंजर ट्रेन थी जो मुख्य शहर के पास ही जाने वाली थी, बहुत दूर यात्रा करने वाली नहीं थी। चल पड़ने की उतावली मतलब होता है उत्सुकता में, बेचैन। ऐसा लग रहा था जैसे वो उतावली हो चलने के लिए, परेशान हो, बेचैन हो। फुकार रही थी, फुकारने से तात्पर्य है सीटी मार रही थी, आवाज़ कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। कह रहे सेकंड क्लास, ये रेलवे का एक व्यवस्था है जिसमें सेकंड क्लास के तहत थोड़ा किराया जनरल से अधिक लगता है और आराम से जाने के लिए लोग उसको पसंद करते हैं। कह रहे हैं कि चूँकि मुझे दूर जाना नहीं था, इसलिए भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने के लिए सोचे कि जब हमें दूर जाना नहीं है तो सेकंड क्लास का ही टिकट ले ले। थोड़ा महंगा अवश्य पड़ेगा, लेकिन शांति से हम सोच सकेंगे, कोई नई कहानी का थीम, कोई नई कहानी के विषय में सोच लेंगे। खिड़की से बाहर का नज़ारा भी देखते रहेंगे, प्राकृतिक दृश्य, प्रकृति का नज़ारा हम बाहर देखते रहेंगे। यह सोच करके उन्होंने टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। सेकंड क्लास का टिकट लेकर के चढ़ गए। कह रहे हैं गाड़ी छूट गई थी, गाड़ी छूट रही थी, अब खुल रही थी, चल दी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर, सेकंड क्लास के और भी सब डिब्बे थे, एक छोटा सा डिब्बा जो खाली इनको लगा कि खाली है,
अब गाड़ी जैसे ही चली, ये थोड़ा दौड़ करके उसमें चढ़ गए। सोचे ये डब्बा खाली है, उसी में चल करके बैठ लेंगे अकेले और प्राकृतिक नज़ारा देख करके कहानी को, अपनी कोई नई कहानी के विषय में सोचेंगे। लेकिन अनुमान जो लगाए थे उसके प्रतिकूल माने उल्टा, अनुकूल मतलब सीधे और प्रतिकूल मतलब उल्टा। तो जो अनुमान लगाए थे कि डिब्बा निर्जन होगा, आदमी नहीं होगा उसमें, डिब्बा ट्रेन का निर्जन माने बिना जन के, बिना आदमी के नहीं था। सोचे थे कि बिना आदमी का होगा, लेकिन वैसा था नहीं। अनुमान लगा के चढ़े थे, परंतु अनुमान इनका प्रतिकूल निकला, उल्टा निकला। एक बर्थ पर लखनवी नवाबी, कह रहे हैं एक बर्थ सीट जो बैठते हैं उस पर लखनऊ की नवाबी नस्ल होता है वंश। ये नवाबी वंश के, नवाब ख़ानदान के कोई एक सफ़ेद पोश बोलते हैं सभ्य व्यक्ति को। एक सफ़ेद पोश सभ्य व्यक्ति जो लखनवी नवाब के वंश के थे प्रतीत हो रहे थे। बहुत सुविधा माने आराम से पालथी मारे बैठे थे। पलस्ती बैठने का एक तरीका है जिसमें पैर को मोड़ लेते हैं। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और सामने बर्थ पर तौली फैलाकर उस पर 2 साफ़ और चिकने खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। कह रहे अचानक मैं जब उस डब्बे में कूद जाने से तात्पर्य है अंदर चले जाने से, अचानक उस डब्बे में जब पहुँचे तो उस सज्जन की आंखों में, उस सज्जन की जो बैठे हुए थे ट्रेन की बोगी में, अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन से तात्पर्य है ध्यान लगाना। चिंतन मतलब एकांत में बैठे हुए थे, ध्यान लगाए थे। उसमें विघ्न माने बाधा का असंतोष माने अप्रसन्नता दिखाई दिया। उनको देख करके ऐसा लगा जैसे वो अकेले बैठ करके कुछ सोच रहे हों, चिंतन कर रहे हों, और उसमें सहसा मेरे आ जाने से बड़ा ही उन्हें अप्रसन्नता हुई। वो खुश नहीं हुए, दुखी हो गए, ऐसा प्रतीत हुआ। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए करे कि मैं सोचा कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हों, करें कि यह भी कहानी कोई लिखने के लिए सोच रहे हों, ऐसा हो सकता है। तो सूझ माने सूझना, समझना कि कोई कहानी की लिखने के लिए वो चिंता में डूबे हुए थे। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ मतलब तुच्छ, अपदार्थ वस्तु, तुच्छ वस्तु का शौक़ रखते देखे जाने के संकोच में हो। या उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि खीरा तौली पर बिछा करके रखे हुए हैं फैला करके, तो सोचे कि छोटे सी चीज़, खीरा तुच्छ चीज़ है और मैं हूँ नवाब, तो ये कोई व्यक्ति देख लिया जो आया मेरे सामने, इस वजह से दुखी हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है। नवाब साहब संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगत मतलब साथ के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जब लेखक महोदय कह रहे हैं कि जब मैं अंदर आ गया तो मेरे साथ की एक साथ बैठने का कोई उत्साह उनके मन में दिखाई नहीं दिया, वो दुखी ही दिखे। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। कह रहे हैं मैं भी सामने वाले बर्थ पर बैठ कर के अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, आंखें चुरा लेने से तात्पर्य है आंख फेर लेना, दूसरी ओर देखने लगे बैठ कर के, उनकी ओर मुखातिब नहीं हुए। ठाली मने निकम्मा, बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कह रहे जब भी मैं निकम्मा खाली बैठता हूँ तो मेरी आदत है कुछ मैं सोचता रहता हूँ, कल्पना करता रहता हूँ। नवाब साहब की असुविधा मैंने परेशानी, नवाब साहब की परेशानी और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे। उनका जो संकोच था, संकोच मैंने असमंजस, असुविधा मैंने परेशानी, उनकी परेशानी और असमंजस
का क्या कारण हो सकता है? कह रहे मैं अनुमान लगाने लगा। लेखक आदमी, चिंतन करने वाला आदमी, जब भी मैं खाली बैठता हूँ, बिना काम के निकम्मा बैठता हूँ तो सोचता रहता हूँ। कह रहे संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो। कह रहे हैं कि सोच रहे हैं अब अगला, दूसरी तरह से सोच रहे हैं कि नवाब साहब हो सकता है कि अकेले सोचे होंगे, सेकंड क्लास का टिकट ले लिया है, किफ़ायत भी पड़ेगा, सस्ता भी। किफ़ायत माने सस्ता, किफ़ायत शब्द है ये। नवाब साहब बिल्कुल यात्रा कर सकने के अनुमान में, किफ़ायत ये भी अरबी का शब्द है, उर्दू का। किफ़ायत का मतलब सस्ते के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हूँ। और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश में सज्जन आदमी मझले दर्जे में सफ़र कर रहा हो। कह रहे हैं कि शहर का एक सफ़ेद पोश, शहर का एक सज्जन आदमी, नवाब के ख़ानदान का आदमी, नवाब साहब हैं, और एक सेकंड क्लास की बोगी में बैठे हुए हों, सेकंड क्लास का टिकट लेकर के बैठे हों, ये सोच करके वो दुखी हो गए हों और इनसे मुखातिब ना हो रहे हों। ऐसा हो सकता है। फिर आगे हम देखते हैं, ऐसा वो अनुमान लगा रहे हैं। इसके बाद क्या अनुमान लगा रहे हैं कि अब जो है अब गंवारा न हो, गंवारा मतलब स्वीकार किए जाने योग्य। अब जब दूसरा कोई व्यक्ति उसमें चढ़ गया हो तो उन्हें वो स्वीकार करने योग्य नहीं लग रहा हो, अस्वीकार नहीं लग रहा हो। पहले लगा होगा कि हम सेकंड क्लास में निकल लेंगे, पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ यात्रा किया अकेले बैठ करके, और बाकी तो हम फर्स्ट क्लास में चलने वाले आदमी हैं, सेकंड क्लास में हम मुझको देख लिया किसी ने। इस सब बातें सोच रहे थे वो लेखक कि शहर का कोई सफ़ेद पोश देख लिया हो, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीद लिए होंगे। और अकेले, चूँकि सोचे थे कि अकेले हम सफ़र करेंगे उस ट्रेन में, तो अकेले सफ़र के लिए कोई होना चाहिए, कुछ समय काटने के लिए, समय बिताने के लिए खीरा ले लिए होंगे। अब किसी सफ़ेद पोश के सामने, किसी सज्जन व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएं? अब कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है और ये लखनवी नवाब थे, खीरा को कैसे खाएं? ये संकोच पड़ करके दुखी हो गए हों मुझको देख करके। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर, हम कनखी का मतलब होता है तिरछी नज़र से, नवाब साहब की ओर देख रहे थे। तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कह रहे लेखक महोदय, नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कह रहे कुछ देर तक नवाब साहब तो खिड़की के बाहर देख करके स्थिति पर गौर करना माने ध्यान देना, गौर माने ध्यान, स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। वो भी अपना सोच रहे होंगे कुछ। फिर बोलते हैं, ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है नमस्कार, प्रणाम। जनाब, जनाब माने श्रीमान, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। खीरे का शौक़ माने रुचि, फरमाने का मतलब है आज्ञा करना। क्या तात्पर्य है कि आप क्या खीरा लेना पसंद करेंगे? तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। कह रहे सहसा माने अचानक, भाव में परिवर्तन। पहले मुखातिब हो ही नहीं रहे थे, देखने से दुखी लग रहे थे, परेशान दिख रहे थे हमको देखने के बाद, लेखक महोदय कह रहे हैं। अचानक उन्हें उनका भाव में परिवर्तन हो जाना, कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने भांप लिया, अनुमान लगा लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, शराफत माने सजनता, भांपना मतलब अनुमान लगाना, गुमान मतलब अभिमान, सजनता का अभिमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हमें भी हरकत माने कर्म, मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ माने मिला लेना चाहते हैं। जब देखे कि संभव नहीं है, अब ये बैठ गया है, ट्रेन चल दी है, तो हमें भी कह रहे हैं कि एक मामूली लोगों समझ करके अपने में मिला लेना चाह रहे थे। अपने गुमान को, अपने अभिमान को, शराफत के अभिमान को बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों के कर्म, हसरत मतलब होता है कर्म,
में लथेड़ लेना चाहते थे, मिला लेना चाहते थे, ये कर देना चाहते थे कि कम से कम ये भी साथ में खा लें, अगर ये अभी नहीं खाए तो फिर हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। जवाब दिया शुक्रिया, करे मैंने जवाब दिया कि शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाइए, मतलब धन्यवाद। किबला मतलब किबला का शाब्दिक अर्थ होता है श्रद्धेय, पिता को बोलते हैं अपने से बड़े को। शौक़ मतलब रुचि, फरमाना मतलब आप ही इसको आज्ञा करना, फरमाने से तात्पर्य है आज्ञा करने से, तो लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ से अलग है। ये शुक्रिया का एक धन्यवाद, आप ही श्रीमान जी, आप ही इसे खाइए, आप ही पसंद कीजिए, मतलब आप खाइए, मुझे नहीं चाहिए, तात्पर्य है कहने का भाव यहाँ पर। तो इस तरह से उन्होंने मना कर दिया लेखक महोदय ने। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की की ओर बाहर गौर किया, गौर मतलब ध्यान दिया। इनसे पूछने के बाद, इन लेखक के मना कर देने के बाद कि श्रीमान आप ही खाइए, मुझे नहीं चाहिए, तब वो फिर से खिड़की की ओर देख करके और दृढ़ निश्चय, दृढ़ माने मजबूत निश्चय करके खीरे के नीचे रखा तौली झाड़कर सामने बिछा लिया। खीरे के नीचे जो तौली रखी थी, तौली पर खीरा रखे थे, तो उसको निकाल कर तौली को झाड़ना मतलब उसमें जो धूल मिट्टी होती है उसको साफ़ कर लिए और सामने बिछा लिया। बिछा लेने से तात्पर्य है फैला देने से। सीट के नीचे से लोटा उठाकर, सीट के नीचे लोटा रखे हुए थे। लोटा एक प्रकार का बर्तन होता है जिससे पानी पिया जाता है। नवाब और गांव में भी ऐसा लोटा लोग रखते हैं, गांव में भी। उठाकर दोनों खीरे को खिड़की के बाहर धोया। उस लोटे में पानी रखे थे, उस पानी से खिड़की के बाहर हाथ निकाल करके दोनों खीरे को बहुत अच्छे से धोया उन्होंने। फिर अपने जेब भी उर्दू शब्द है, जेब मतलब पॉकेट से चाकू निकाला और दोनों खीरे के सिर काटे। दोनों खीरे का सिर कहा जाता है, खीरे का सिर काट के मलिए लोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन की होती यही सजा। तो उस खीरे के मुख को काटे और उसे गूंद कर, गूंदने से तात्पर्य है छेद करके, चाकू की नोक से उसको छेद करके और रगड़ कर उसका झाग निकाले, जो कड़वापन है निकल जाए। फिर खीरे को बहुत एहतियात मतलब सावधानी से छील कर, बड़े सावधानी से उसको छीले। उसको फाँकों को करीने से तौलियों पर सजाते गए। फाँक मतलब पतले पतले जो उसमें फारी लगाए, उसको करीने मतलब ढंग से, सही सुंदर ढंग से तौलिए पर, वो जो तौली नीचे बिछाए हुए थे, सजाते गए। बड़े ही सीक्वेंस में, क्रम में रखते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं वो खीरे के इस्तेमाल का तरीका बहुत बखूबी जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। पिसी हुई जीरा, लाल मिर्च, नमक, ये सब मिला करके पुड़िया बना करके रखे रहते हैं। नवाब साहब भी वो लिए थे। नवाब साहब ने बहुत करीने मतलब सुंदर ढंग से खीरे की फाँकों को, जो पतले पतले खीरे को काटे थे, जीरा मिला, उस नमक में जीरा और काला लाल मिर्च मिला हुआ नमक जो था, और लाल मिर्च का पाउडर जो था, सुर्खी मतलब पाउडर, लाल रंग का जो मिर्च का पाउडर था, बुरकना मतलब छिड़क दी, उन खीरों पर छिड़क दिए। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा मतलब शरीर की जो एक्टिविटी होती है, हाव भाव, हिंदी में होगा हाव भाव, और जबड़ों के स्फुरण का मतलब होगा कंपन, और उनके मुख में जो होठों पर जो कंपन आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बड़े उतावले हो रहे हो खीरा पर नमक और जीरा छिड़कने के बाद खाने के लिए, उनके मुंह में पानी आ रहा हो, ऐसा लग रहा था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन करने से तात्पर्य उस खीरे के स्वाद को लेने की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित मतलब डूबा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मुख
लार से भर गया हो, मुंह में पानी आ गया था, पानी से भर गया था उस खीरे के स्वाद को एहसास करके। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, कह रहे हैं मैं भी तिरछी नज़रों से उनकी ओर देख रहा था, कनखियों से देख रहे थे। मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर आ गए। असलियत मतलब वास्तविकता। कह रहे हैं बड़का नवाब बन रहे हैं ये, लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए और ये नवाब होकर के तुच्छ खीरा छोटी सी चीज़ खाने जा रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, कनखी पर देख करके ध्यान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का बताएंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।